स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। नमस्कार, आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। हर कहानी का जन्म एक सच्ची घटना में होता है, लेकिन वो पलती बढ़ती और कहानियों की छाया में है। कुछ किरदार उस कहानी के साथ शुरू से ही रहते हैं और कुछ उससे मिलने आते हैं और उसी के हो जाते हैं। लीजिए, ऐसी ही एक कहानी सुनिए, किसना की कहानी। आंखें मीचे मीचे भी किसना को पता चल जाता कि सुबह हो गई है। खिड़की के बाहर पेड़ पर चिड़ियों का शोर, चबूतरे पर अम्मा की झाड़ू का फुश फुश, बब्बा का यहां से वहां पोटलियां ले जाने में सांस फूलना। पोटलियां भारी नहीं हैं, हल्की हैं, फूलों से भरी। सुबह जल्दी उठ माँ ने मालाएं पिरोई होंगी। मालाओं और फूलों को अलग अलग पत्ते के बंडल बना के बांधा होगा और फिर एक बड़ी सी पोटली में सब एक साथ। चाय और चूल्हे, गुलाब और गेंदे की मिली जुली सी खुशबू वाली सुबह। अभी माँ की आवाज आएगी, किसना उठ, देख बब्बा ने साइकिल पर सामान चढ़ा लिया और तू यहां सो रहा है। लेकिन 12 साल के लड़के कहीं एक आवाज में उठते हैं। सो अम्मा ने भी पहले प्यार, फिर मनुहार और अंत में फटकार का नियम निभाते हुए किसना को उठने पर मजबूर कर ही दिया। किसना कंधों पर अपना बस्ता टांगता है और साइकिल के सामने हैंडल पर फूलों की पोटली। हर सुबह किसना स्कूल के लिए तैयार हो अपने बब्बा यानी दादा के साथ साइकिल पर निकल पड़ता है। दोनों घर, मंदिर, दुकानों में फूल पहुंचाते हैं और ठीक 8 बजे बब्बा किसना को स्कूल के सामने साइकिल से उतारते हैं। जब तक किसना दौड़ के लड़कों की भीड़ में गुम नहीं हो जाता, तब तक बाबा उसे देखते हैं। फिर पैडल पर अपने भारी पैर चलाते घर लौट जाते हैं। किसके यहाँ कौन से फूल और कितनी फूल माला जानी है, ये किसना को याद है। बब्बा साइकिल पर बैठे सुस्ताते हैं और किसना भाग भाग के सबके फूल बांट आता है। नंद कुमार हलवाई की 2 माला उसके पापा और बब्बा की फोटो पर लगाने के लिए, गुड्डन की दुकान पर देवी माँ के फूल, छेदी सेठ के यहाँ 4 माला और 2 रुपए के फूल। श्यामलाल की अम्मा साइकिल की घंटी सुन खुद बाहर आ फूल लेती और एक भी पंखुड़ी मुरझाई होने पर झगड़ पड़ती। बस एक राधे गोविंद मंदिर में बब्बा खुद फूल देने जाते और माथा द्वार पर टेक कर आते। बब्बा की साइकिल की ट्रेन ट्रेन पूरे गांव को जगाती चलती है। आज क्या सबक है स्कूल में? साइकिल के पेडल पे ताकत लगाते बब्बा ने पूछा। हर रोज कोई अलग अलग थोड़ी पढ़ाते हैं बब्बा, वही गणित, वही पहाड़ा। नहीं याद तो बेंच पे खड़े हो जाओ। माँ साहब खुद तो ऊँघते रहते हैं क्लास में, हम में से कोई आंख भी झपके तो बेंत बजा देते हैं मेज पर धड़ा। किसना, तू मात साहब की आदत पर ध्यान ना दे, उनकी तो जैसे तैसे चल रही है, अपनी सोच। पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो फूल बेचता रह जाएगा। पढ़े तो पापा भी थे। मुंह से शब्द निकलते ही किसना को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर अब तो बाण कमान से निकल चुका था और बब्बा के कलेजे में लग भी गया था। बब्बा चुपचाप साइकिल चलाते रहे। 2 साल पहले किसना के पापा शहर चले गए थे नौकरी करने। गांव के ही एक सेठ के लड़के प्रकाश बाबू ने पानी की बोतल की फैक्ट्री लगाई थी। पापा के साथ 2-3 गांव के जवान आदमियों को संग ले गए थे। पापा थोड़ा पढ़े थे तो उन्हें हिसाब किताब का काम मिला। फैक्ट्री में खाने सोने का इंतजाम कर दिया था। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई। जो आदमी साथ गए थे वो लौट आए। प्रकाश बाबू रातों रात गायब हो गए। अपने माता पिता को भी गांव का घर पाट बेच बुलवा लिया। पापा घर नहीं लौटे। पता ही नहीं चला कि जीवित हैं या स्कूल आ गया। शब्दों से मलहम लगानी अभी किसना को नहीं आती। सो साइकिल से उतर वो बब्बा के सामने खड़ा हो गया।
चुप। बब्बा ने उसके बालों में हाथ फेरा और कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। जा मूर्ख, पढ़ ले, बेकार बात में दिमाग ना खपा। बोलकर आज बब्बा ख्यालों में गुम आगे बढ़ गए। किसना खड़ा उनकी डगमगाती साइकिल और हैंडल बार पर झुके कंधों को देर तक देखता रहा। क्या हुआ पापा का? अगर जीवित हैं तो घर क्यों नहीं लौट आते? बब्बा की फूलों की कमाई स्कूल की फीस किताब में खप जाती है। माँ कभी कहीं कूटने पीसने का काम पकड़ लेती है, कभी कहीं नई माँओं के हाथ पांव दबाने मालिश करने का। अगर पापा एक बार लौट आए तो पूछेगा कि क्या हमारी कोई फिक्र नहीं थी जो इस तरह गायब हो गए। लेकिन अगर पापा जीवित ही नहीं, तब उनके साथ जो आदमी शहर गए थे कुछ बताते नहीं। वो लोग कमरे में सोते थे और पापा छत पर। उस रात आग का शोर सुन वो भाग निकले थे। फिर क्या हुआ नहीं जानते। बब्बा को लोगों ने समझाया कि शहर जाकर पापा का पता लगाएं, लेकिन ना उनके हाथ पांव में ताकत थी, ना जेब में। अगर उन्हें कुछ हो गया तो अम्मा और किसना का क्या होगा, ये सोच वो नहीं गए। स्कूल पहुंचकर किसना घर की परेशानियां थोड़ी देर भूल जाता। स्कूल की अपनी कम थी क्या? एक तो माट साहब पहाड़े रटा रटा के जीना दूभर किए थे। दूसरा, क्लास के लड़के जब से टोलियों में बटे हैं तब से एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं। आए दिन मार पिटाई गाली गलौज। आज सुबह सुबह ही सतीश ने, मार साहब के चहेते सतीश ने, किसना के दोस्त राम कुमार से उसकी कॉपी मांगी काम टीपने के लिए। मना करने पर दोनों में हाथापाई हो गई। मास साहब अभी स्कूल पहुंचे नहीं थे, सो कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। बस दे दनादन घमासान छिड़ गया। राम कुमार को बचाते बचाते दो चार हाथ किसना को भी पड़े और हाथापाई में किसना की कमीज की जेब सतीश के हाथ में आ गई। उसी समय मास साहब दन दनाते क्लास में घुसे और मानो पूरी क्लास के लड़कों को जैसे किसी ने विष अमृत के खेल में विष कह दिया हो। सन्नाटा। सब जड़वत खड़े रह गए। मास साहब के सबसे करीब किसना खड़ा था, सो उन्होंने सबसे पहले उसकी ही पीठ पर एक जोर का हाथ मारा। चटाक की आवाज सुनते ही जैसे सब फिर जीवित हो गए। चिल्ला चिल्ला कर अपनी सफाई और इंसाफ की दुहाई देने लगे। किसना ने भी अपनी कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुने बिना और बावजूद इसके कि सतीश अब भी किसना की जेब का कपड़ा अपने हाथ में लिए चिल्ला रहा था, मास साहब ने किसना को एक और जड़ दिया। छुट्टी के बाद दोनों दोस्त राम कुमार और किसना स्कूल की दीवार के पीछे आम के पेड़ के नीचे बैठे अपने जख्म गिन रहे थे। राम कुमार, जो उमर और डील डॉल में किसना से बड़ा था, मुंह में बीड़ी दबाए था। उसका मानना था कि अगर वो हर दिन मात्र एक बीड़ी अपने पिता की पान की दुकान से चुराएगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी मामला बीड़ी का नहीं, कमीज का था। अपनी कमीज की फटी जेब हाथ में लिए किसना चुप बैठा था। डर था कि कुछ बोलेगा तो कहीं रोना ना छूट जाए। राम कुमार उसे समझा रहा था, देख, मात साहब कभी सतीश को कुछ कहेंगे नहीं। मात साहब की पूंछ सतीश के बाप के पैर के नीचे दबी है। राम कुमार ने एक लंबा कश खींचा और खांसते खांसते बोला, सतीश का बाप प्रधान, मेरा बाप पनवाड़ी और तेरा बाप गायब। राम कुमार को अपना डायलॉग कुछ पसंद आया और वो खीखी करने लगा। किसना सर झुकाए बैठा था। डबडबाती आंखों से सब कुछ भीगा भीगा नजर आ रहा था। राम कुमार की नजर उस पर पड़ी तो वो पसीज गया। उसके कंधों के गिर्द हाथ डालकर बोला, तू उदास मत हो यार, तेरे पापा आ गए तो उस साले मास साहब की घिग्गी बन जाएगी। नहीं आएंगे, किसना ने सुबकते हुए कहा। उन्हें हमारी चिंता होती तो आ जाते अब तक। रोते दोस्त को दिलासा देना राम कुमार को अपना फर्ज लगा। देख भाई,
हो सकता है कि तेरे पापा आना चाहते हों पर आ नहीं पा रहे हों। ट्रेन का टिकट मालूम कितने का आता है? और पता नहीं उनकी नौकरी लगी कि नहीं लगी। सच्ची बताऊं तो मुझे तो शक है कि वो प्रकाश सेठ के बच्चे ने कहीं तेरे पापा को बंद तो नहीं कर रखा, आने ही ना देता हो। किसना फिर चुप हो गया। घुटने पे जेब का फटा टुकड़ा रख बेख्याली में उसकी सलवटें सीधी करता रहा। रामकुमार ने किसना के चुप हो जाने को अपनी सफलता माना। एकदम खड़ा हुआ, इकलौती बीड़ी का बचा टुकड़ा जमीन पर फेंक फिल्म के हीरो की तरह चप्पल से मसलने लगा। किसना के विचार इतने में जाने कितने गांव देश घूम आए। जब किसना ने गर्दन उठा रामकुमार की ओर देखा तो ढलते सूरज की चौंध उसकी आंखों में पड़ी। ये ट्रेन का टिकट कितने का आता होगा रामकुमार? रामकुमार ने कौन सा कभी ट्रेन पकड़ी थी, पर बड़प्पन का चोगा ओढ़ लिया है तो तीर छोड़ दिया। होगा यही कोई 200-300 का। अब चल घर चल। रामकुमार ने किसना को हाथ पकड़ के उठाया और फिर मुस्कुराते हुए कोहनी मारी। अभी जाकर माँ की डांट भी तो खानी है। किसना अपने आप को समझाकर भी समझा न सका। सुबह अम्मा को आंगन की दीवार पर टंगे आईने में बाल बनाकर सिंदूर लगाते देखा तो गुस्सा आया। शाम को बब्बा जब आदत अनुसार पापा की फोटो पर गमछा फेर धूल हटा रहे थे तो किसना को और भी गुस्सा आया। उसके दिमाग में सवालों का ऐसा बवंडर उठ रहा था जिसकी लपेट में उसके आसपास की हर चीज, हर व्यक्ति आ गया था। बब्बा और अम्मा को क्या मालूम कि पापा जिंदा हैं भी या, लेकिन अगर अगर हैं और वो घर नहीं आ पा रहे तो? उस रात किसना देर तक सोया नहीं। दोनों हाथों पर सर टिकाए कमरे की छत को देखता रहा, सोचता रहा। 200-300 रुपए यानी 300 मान लो, फिर अगर पापा को लाएगा उनका भी टिकट यानी 400, 500, 600। चलो, हो सकता है पापा के पास थोड़े हों शायद। सोचते ही पेट में दर्द सा उठा और दिल धक हो गया। बब्बा या अम्मा के पास कभी इतने पैसे बचे ही नहीं थे। कब हिसाब लगाते, खुद से बहस करते उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। अगली सुबह आंखें खुलते ही किसना फिर अपनी गुनाबीती में लग गया। माँ किसना को कमीज थमाते हुए बोली, कल जो हुआ सो हुआ, आगे से लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। किसना बिफरा, मैंने नहीं की लड़ाई सतीश, जब देखो तब। माँ उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूं दुनिया को तू नहीं बदल सकता किसना, पर खुद अपने से हमेशा सच कहना और फिर जो सही लगे वही करना, इतना तो तू कर सकता है ना। अच्छा सुन, बब्बा से कुछ मत कहना, उनकी तबीयत ठीक नहीं। किसना को फूलों की गठरी लाते देख बब्बा की आंखों में मुस्कान दौड़ गई, लेकिन शरीर में एक भारीपन, एक थकान थी। चल रे किसना, मौसम बिगड़ रहा है, जल्दी लौट के घर आऊंगा। 7 बजे थे, लेकिन काले बादलों ने रात सा अंधियारा कर दिया था। उमस इतनी कि हवा निचोड़ने से टप 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 के। भगवान का नाम ले बब्बा ने साइकिल चलाई। दादा पोता अपनी रोज की यात्रा आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे। न बातचीत, न किसी से रुक कर राम राम। मंदिर पहुंचते पहुंचते तेज आंधी आने लगी। हवा से आसपास के घरों के टीन टप्पर खड़खड़ाने लगे। खिड़कियां सट सट खुलने बंद होने लगी। लोग यहां वहां भाग छिप रहे थे। मंदिर के बाहर सामग्री की दुकान का टारपलिन एक सिरे से खुल गया था और अब दुकानदार और मंदिर का पुजारी दोनों मिलकर उसे काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। हवा तेज थी और आंखों में धूल जा रही थी। किसना चिल्लाया, बब्बा तुम वहां पेड़ के नीचे जाओ, मैं अंदर फूल दे आता हूं। कहकर किसना ने पोटली टटोली और मंदिर के फूल लिए चप्पल उतार दौड़कर मंदिर में घुस गया। छोटा सा मंदिर, चारों तरफ से दीवारों से सुरक्षित। हवा का उतावलापन कुछ कम हुआ। सामने एक छोटे से घर से में भगवान की मूर्ति थी। लोहे की सलाखों वाला गेट खुला था। किसना ने आगे बढ़कर चौखट के किनारे पड़ी डलिया में फूलों का बंडल रख दिया। वापस लौटने लगा कि कुछ याद आया
और मुड़कर भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। जल्दी में कोई प्रार्थना तो याद नहीं आई, बस मन ही मन इतना कहा कि हे प्रभु, मेरे पापा को। इतने में टपाटप बारिश शुरू हो गई। किसना आंखें खोल वापस मुड़ने को था कि उसकी नज़र भगवान के सामने थाली पर पड़ी, जिसमें चंदन तिलक के सामान के साथ साथ दान में रखे पैसे थे, मुड़े तुड़े नोट, बहुत से सिक्के। नोटों में 100-100 के भी कुछ थे। किसना को लगा भगवान ने उसकी सुन ली। कदम आगे बढ़ा, उसने झट 100-100 के नोटों को दबोच पैंट की जेब में डाल लिया। बारिश की बूंदें अब नुकीले कांटों सी उसके गालों पर लग रही थीं। वो पानी में छप छप दौड़ता बाहर आ गया। मंदिर के पास की गली में बब्बा पेड़ के नीचे साइकिल थामे खड़े थे। बब्बा चलो। घंटे भर की बारिश से स्कूल में पानी भर गया और मास्टर साहब और बहुत से बच्चे घर लौट गए थे। लेकिन जब किसना पहुंचा तो राम कुमार स्कूल के गलियारे में उकड़ू बैठा बारिश के पानी की बहती नाली में अपनी हवाई चप्पल नाव की तरह बहा रहा था। बार बार बहाता और दौड़कर दूसरे सिरे से उठा लाता, फिर बहाता। थोड़ी देर किसना उसे देखता रहा, फिर उसके बगल में वो भी उकड़ू बैठ गया। मैं जा रहा हूं पापा को लाने, उसने धीमे से कहा। किसी से कहना नहीं। सब तय हो गया। अगले दिन किसना माँ से कह के आएगा कि वो स्कूल के बाद राम कुमार के यहाँ जाएगा। स्कूल के बाद सीधा स्टेशन जाकर वो इटारसी का टिकट कटा लेगा। राम कुमार ने किसना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वापस आकर बस तू एक बार अपने पापा से मास्टर साहब की बात करा देना। उस साले अकड़ू को वही ठीक कर पाएंगे। चल शेर बन के जा, वापस आएगा तो जलेबी खाएंगे। उस रात फिर किसना की आंखों में नींद नहीं। नींद तो क्या, शाम को खाना भी गले से उतारना मुश्किल हो गया था। मन में थोड़ा पश्चाताप था कि मंदिर से पैसे चुराए, लेकिन किसना को इस बात में कतई संदेह नहीं था कि पापा के आते ही सब ठीक हो जाएगा। और अगर माँ या बब्बा को उस पर गुस्सा आया भी तो पापा को आंगन में खड़ा देख वो सब खुशी के आंसुओं में धुल जाएगा। सुबह वो बिना किसी से नजर मिलाए झटपट तैयार हो गया। एक जोड़ी कपड़े अपने बस्ते में डाल लिए और गणित की कॉपी में छुपाए नोट भी टटोल कर देख लिए। आज बब्बा को न जाने क्या हुआ था। उनकी आवाज में एक हल्कापन था, जैसे रात में हवा बादलों के साथ साथ बब्बा की चिंताएं भी उड़ा ले गई हो। आज सबक नहीं पूछूंगा, बब्बा साइकिल चलाते हुए कह रहे थे। मैं क्या जानता नहीं तू कितना होशियार है। मास्टर साहब कल मुझे शाम को मिले थे चक्की पे, कह रहे थे ब्रिजलाल तेरा किसना बहुत होनहार है, नाम रोशन करेगा। आज बब्बा बोले जा रहे हैं और किसना चुप है। किसना रोज की तरह भाग भाग कर नंद कुमार, गुड्डन, छेदीलाल सबके फूल और माला बांट रहा है। श्यामलाल की अम्मा भी आज फूल देखकर खुश है, कहती है अगली बार से एक और माला ले आना। घंटी टंटनाते हुए बब्बा ने मंदिर की गली में साइकिल रोक दी। किसना ने फूल निकाले मगर बब्बा ने उसके हाथ से ले लिए। मैं माथा टेका हूं, तू रुक। इतना कह बब्बा मंदिर के अंदर चले गए। किसना बेचैन है। वो साइकिल स्टैंड पर लगा मंदिर की दीवार से पीठ टिका खड़ा सोच रहा है। बब्बा को आज रात जब राम कुमार बताएगा कि किसना कहाँ है तो क्या वो दुखी होंगे या ये जानकर खुश होंगे कि वो पापा को लेने गया है। शायद पहले सुनकर नाराज हों, लेकिन बाद में तो। इतने में अंदर कुछ सामान गिरने की आवाज आई और इससे पहले कि किसना समझ पाता कि क्या हुआ, पहले बब्बा और उनके पीछे हाथ में डंडा लिए मंदिर का पुजारी बाहर आए। साला कहता है मुझे नहीं मालूम कल तू फूल रख गया कि नहीं, बोल हरामखोर। उसके बाद इतना पानी बरसा कि और कोई तो आया नहीं, कहता है हमें क्या मालूम। पुजारी ने डंडा ऊंचा उठा लिया। बब्बा झुक कर बैठ गए। किसना दौड़कर बब्बा से लिपट गया। शोर सुन आस पास के एक दो लोग और आ गए और तमाशा देखने लगे। लोगों की ओर देख पुजारी चिल्लाया, बुलाओ जी बुलाओ दरोगा को, वो निकलवाएगा सच इससे। बब्बा ने अब किसना को अपनी बाहों से ढक लिया था। कौन किसे बचा रहा था मालूम नहीं, लेकिन दादा पोता एक दूसरे को जकड़े थे। तभी बब्बा ने सर नीचे कर
किसना की तरफ देखा। उस एक नज़र ने किसना को व्याकुल कर दिया। उसकी आंखों में छिपा चोर बब्बा की आंखों में से झांक रहा था। किसना के हाथ ढीले पड़ गए। जा यहां से, नहीं तो, पुजारी चिल्ला रहा था, और फिर कभी इस मंदिर के आसपास दिखाई मत देना। बब्बा किसना का हाथ पकड़े साइकिल की ओर बढ़े। किसना हाथ छुड़ा आगे बढ़ गया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने एक हाथ से साइकिल पर टंगा अपना बस्ता खींचा और दौड़ने लगा, गली के कोने तक, फिर वहां से अगली गली। उसके कदम तेज और तेज होते गए। कभी कल की बारिश के कीचड़ में पांव फिसलता तो संभाल कर फिर उठता, फिर दौड़ने लगता। मकान, दुकान, कुआं, स्कूल सब पीछे छोड़ता। उसकी छाती अंदर से जलने लगी थी। एक तरफ पेट में दर्द की लहर दौड़ रही थी, पर वो दांत भींचे, आंखों में धुआं भरे, बिना रुके दौड़ता चला गया। ट्यूबवेल के साथ साथ खेत की मेंढ पर पैर जमाते दौड़ता रहा, जब तक कि स्कूल की कॉपी में बनी लाइनों की तरह दिखने वाली रेल की पटरियां उसके सामने बिछ ना गईं। फिर उन्हें लांघता कूदता वो स्टेशन की लाल इमारत की तरफ दौड़ा। जब किसना रुका तो उसका पूरा शरीर हवा में पत्ते सा हिल रहा था। कान जैसे सुन्न हो गए थे, जैसे उसके चारों तरफ कांच की दीवारें खड़ी हो गई हों और खुद अपनी सांसों की गूंज के अलावा उसे कुछ दिखाई सुनाई न दे रहा हो। घुटनों पर हाथ टेके धुंधली आंखों से जमीन खोजता रहा। कुछ देर में जब सांस संभली तो गणित की कॉपी से नोट निकाले और टिकट की खिड़की की तरफ बढ़ा। मुट्ठी में नोट कस के बांधे किसना लाइन में लग गया। सामने एक दो लोग और थे। बब्बा का चेहरा, उनकी आंखें उसके आगे झूल रही हैं। पुजारी की उठी लाठी, मंदिर की थाली में पड़े पैसे जो अब उसकी कसी मुट्ठी में भिजे हैं, पसीने से भीग रहे हैं। किसना धीमे कदमों से लाइन में आगे बढ़ता जा रहा है। लाओ 390 और दो। टिकट खिड़की पर अब किसना के आगे लाइन में सिर्फ एक आदमी है। मटमैले रंग की शर्ट में से पसीने की महक आ रही है। कमीज में से सूखी टहनियों सी दो बाहें आसमान की तरफ उठ रही हैं। साहब 490 और। किसना मां के बारे में सोच रहा है। बब्बा मां को बताएंगे कि किसना ने चोरी की। मां रो पड़ेगी। मैला कुचैला वो आदमी पूछ रहा है, साहब इतने में नहीं मिलेगी टिकट? टिकट खिड़की में बैठा आदमी चश्मा उतार रुमाल से पसीना पोंछ रहा है। भैया ट्रेन का टिकट लेने आए हो या सब्जी वाले के यहां घुइयां? किसना का गला सूख रहा है, जैसे अंदर हजारों कांटे अचानक उग आए हों। पापा को वो क्या बोलेगा कि ट्रेन के पैसे कहां से मिले? उसे फिर पुजारी का तमतमाता चेहरा दिखा और साइकिल के पेडल को धकेलती बब्बा की कांपती टांगें दिखी। सामने आदमी खिड़की के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। मुन्ने को बुखार है, डॉक्टर के, कहकर उसने प्लेटफॉर्म की तरफ हाथ किया। प्लेटफॉर्म पर एक औरत गोद में बच्चे को लिए जमीन पर बैठी है। बच्चा नींद या बेहोशी में है। मां भावविहीन आंखों से उसे एकटक देख रही है और उसका सर सहला रही है। अगर पापा को वो ना ला पाया और अगर बब्बा को पुलिस ले गई तो मां का क्या होगा? पापा की तरह वो भी लौट ना सका तो? किसना अपने अंदर जिस कांच की भारी सी दीवार को संभाले फिर रहा था, चटकी और फिर टूटकर चूर चूर हो गई। अपनी मुट्ठी के रुपए अपने आगे खड़े आदमी की खुली हथेली में रख दिए, फिर जमीन से बस्ता उठाकर मुड़ा और गांव की ओर वापस लौट चला। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।